प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, इसी को देखते हुए आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 100 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, आपके फोन के स्क्रीन पर है, सभी बच्चे लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। अब आपको बताना है कि वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों। तो याद रखना उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? अयस्क बोलते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखोगे, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर श्रेयक बनाते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण हमारा मिश्र धातु कहलाता है। इतना को याद रखना, अगर कोई भी पूछ दे तो आप लोग लगा के आओगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, आयरन का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है? पहले तो आपको पता होगा सर ये हमारा हेमाटाइट। अगर मुख्य अयस्क पूछे तो हेमाटाइट लगाते हैं, वैसे लोहा का अगर अयस्क पूछे तो वो हमारा सीडेराइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, ये सब होता है। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है सर? हेमेटाइट का जो सूत्र होता है वो Fe2 और O3 होता है और Fe2O3 जो होता है एक प्रकार का ऑक्साइड अयस्क होता है, ये भी याद रखोगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर, यानी कि तांबा का पूछा गया। बच्चा पार्टी क्या लगा रहे हो? आप लगाओगे सर कॉपर पायराइट हो जाएगा। और कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2 होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? यहाँ पे लिख दे रहा हूं, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है CuFeS2। ओके बच्चों, सारे बच्चे ध्यान में रखोगे। चलो फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल में कौन कौन से मिले हुए होते हैं ये बताओगे आप लोग। पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन एक प्रश्न और भी आता है कि जर्मन सिल्वर का जो होता है और किसका किसका मिश्र धातु होता है? जर्मन सिल्वर में बात करें तो वो कॉपर होता है, जिंक होता है, उसके बाद उसमें निकेल भी होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो आप लोग लगा के आओगे। ओके बच्चों, चलो पांचवा नंबर सवाल को देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अयस्क है? बच्चा पार्टी जस्ट हमने बताया कि क्या बताया था कि Fe2O3 क्या है? एक ऑक्साइड अयस्क है और यही पूछा गया ऑक्साइड अयस्क कौन सा है, तो ये कौन सा होगा? हेमेटाइट होगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी मैं अलग से बता रहा हूं बच्चों अच्छे से ध्यान से सुनते चलो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों जितने भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स अभी तक हमसे नहीं लिए हैं उस PDF में उतना ही क्वेश्चन ऐड किया गया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे पढ़ के अभी से आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। हमने तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, तो जरूर लीजिएगा। मात्र 199 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिल रहा है बच्चा पार्टी, तो जरूर लीजिएगा। कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएगा बच्चों। ओके चलो जी आगे बढ़े बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेंड अयस्क का जो सांद्रण होता है ना बच्चों वो फेन उत्प्लावन विधि से होता है। किस विधि से? फेन उत्प्लावन विधि से होता है। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि सर 100 ऑब्जेक्टिव है। देखो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से होता है। 7 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। ओके सारे बच्चे ध्यान से देखिए क्लास को। 8 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा कथन है जो सही है? सभी अयस्क खनिज होते सर, बिल्कुल होते हैं, और यही हमारा सही हो जाएगा। सभी खनिज अयस्क नहीं होते भाई, ये गलत है। सभी क्षार भस्म नहीं है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 9 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है। ये रहा आपके सामने प्रश्न, और सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगाने का जरूर प्रयास करेंगे। देखो, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि सर भर्जन क्या है? ये हमारा भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? भर्जन कहलाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो, वैसे अगर आपको हो सके तो ये प्रगलन का ये 2 नंबर में पूछता है, डिफिनेशन याद कर लेना, निस्तापन का और भर्जन का, ये तीनों का याद कर लेना। वैसे तो यहाँ भर्जन का मिल ही गया डिफिनेशन, इसको याद कर लेना। 2 नंबर में भी आएगा तो आप लोग लगा के आओगे। चलो, 10 नंबर सवाल है। वैसे जो बच्चे नोट से लिए हैं उसमें सारा का आंसर दिया गया, घबराना नहीं है। बस मात्र 50 से 60 क्वेश्चन उस पीडीएफ में दिया रहेगा, और उसी से एग्जाम में आना आता है भाई। अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस उसको पीडीएफ को अच्छे से एग्जाम तक में खत्म कर लो, उसके बाद जो है हमारा गारंटी है कि एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। देखो, वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना क्या कहलाता है? वायु की अनुपस्थिति में, एब्सेंट में पूछा गया, आप लोगों से जल्दी बता दो 10 नंबर सवाल का जवाब, तो वो हमारा निस्तापन कहलाता है। देखो, भर्जन और निस्तापन का हमारा ये डिफिनेशन मिल चुका है। चलो, 11 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है। 11 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व नहीं है। वर्ग 15 के तत्व, ये क्लोरीन कहां से आ गया भाई? ये तो 17 का तत्व है ना। करेक्ट आंसर डी लगा लो। फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये सब क्या है? 17 के तत्व है। चलो, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? वही तो होता है सर N2O, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, यानी कि बच्चों HNO3 जो तैयार किया जाता है वो ओस्टवाल्ड विधि होता है। अगर पूछे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे तैयार किया जाता है, तो वो होता है संपर्क विधि। उसके बाद पूछे हैबर विधि के द्वारा क्या तैयार होता है, तो वो हमारा अमोनिया तैयार होता है बच्चों। और प्रकाश संश्लेषण, ये तो हमारा बायोलॉजी वाला सवाल है कि हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इतना को याद रख लो। सल्फ्यूरिक एसिड संपर्क विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, और अमोनिया जो है ये हैबर विधि से। इतना याद रहेगा ना बच्चों। चलो, वैसे 5 नंबर में पूछेगा कि संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कीजिए, ओस्टवाल्ड विधि यानी कि नाइट्रिक अम्ल को तैयार कीजिए ओस्टवाल्ड विधि से, ये सब 5 नंबर में पूछता है बच्चों। इसको तैयार कर लेना, ये 3 जो दिया गया। चलो, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, ओजोन क्या होता है? देखो, हमारा अगर O2 की बात यानी कि ऑक्सीजन की बात हो, तो ऑक्सीजन हमारा अणुचुंबकीय होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी के जगह अगर O3 यानी कि ओजोन आ जाए, तो ओजोन हमारा क्या होता है? ओजोन प्रति चुंबकीय होता है। लेकिन 2 नंबर में ऐसे करके पूछेगा कि ऑक्सीजन अणुचुंबकीय होता है जबकि ओजोन प्रति चुंबकीय, ऐसा क्यों? तो 2 नंबर में पूछेगा आप लोगों से। बस इतना लगा देना बच्चों कि ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ओजोन में ऐसा कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके कारण से क्या होता है? ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है और ओजोन प्रति चुंबकीय है। इतना याद रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हो बच्चों, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चलो, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन जो पाया जाता है वो NH3 यानी कि अमोनिया में होता है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? वही वाला बात हुआ सर, हीलियम। कौन सा होगा? हीलियम। एक बार ऐसे करके आया था कि हीलियम का सूत्र क्या होता है, ये सब कोई पूछने वाली बात है भाई, He होता है। ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है +3। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो जी, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं और कार्बन ही ना हो तो भाई कैसा मजा। करेक्ट आंसर बी होगा, इसमें कार्बन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। चलो, वैसे होता सब कुछ है लेकिन कार्बन का अति आवश्यक होना होता है। चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है क्योंकि क्योंकि उनके संयुक्त सेल में पूर्णतः भरे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उनके संयुक्त सेल जो होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो याद रखते चलोगे आप लोग। देखो, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हीलियम
हीलियम प्लस में ऑक्सीजन। कौन सा होता है सर? हीलियम और ऑक्सीजन होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने। बताते चलो बच्चों चैट सेक्शन में आंसर को। देखो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है पूछा गया आप लोगों से बच्चों। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह मैग्नीज होता तो हो जाता, लेकिन मैग्नीशियम आ गया ना सर, करेक्ट आंसर सी लगाएंगे। मैग्नीशियम हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है कॉपर कौन सा सदस्य? कॉपर जो होता है ना बच्चों, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी? सबसे जो कम होती है वो किसकी होती है? आप बताओगे क्या बच्चों? वो हो जाता है जिंक का। किसका बच्चों? जिंक का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लास समझ आ रहा हो तो थंब वाला एक बार इमोजी भी भेजते चलना। ओके बच्चों चलो, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने रचा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया आपके एग्जाम में। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया वर्नर साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर सी होगा बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? द्विक लवण का उदाहरण हमारा पोटास एलम होता है। क्या होता है सर? पोटास एलम होता है। 25 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन है जो बाइडेंटेट लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड हमने बताया था एथिलीन डाइएमीन होता है। क्या होता है बच्चों? एथिलीन डाइएमीन। पिछले क्लास में भी हमने बताया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल आपके सामने है। बता दो निम्नलिखित में कौन सा है हरात होता जो कहते हैं ना, वो कौन सा है बताओ? FeSO4 × 7H2O। क्या होता है सर? FeSO4 × 7H2O। याद रखोगे, एग्जाम में आओगे तो एग्जाम में ये प्रश्न आया तो छोड़ के नहीं आएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा है सर। वो होता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा होता है सर? कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है कि Na2O में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, Na2O में यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? Na यानी कि सोडियम का पूछा गया है 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का पूछता तो हम लोग 8 लगाते। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तब क्या बनता है? ये आप लोग बताओ बच्चा पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बता दो। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो सर? एथिल डाइएमीन बनता है, यानी कि डाइएथिल ईथर बनता है। करेक्ट आंसर ए होगा। 30 नंबर सवाल का जवाब ए लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म क्या होता है सर? वही ना CHCl3 वाला। और इसके साथ कौन सा है? जिंक और जल है। क्या है बच्चों? जिंक प्लस में क्या मिला हुआ? जल मिला हुआ है। तो इसके अवकरण से हमारा क्या प्राप्त होता है? इसके अवकरण से हमारा बनता है CH4 प्लस में HCl का निर्माण होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया? मेथेन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड यानी कि बच्चा पार्टी C2H5Br की अभिक्रिया कॉस्टिक पोटास यानी कि एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास है, तो यानी कि KOH लिखेंगे। उसके बाद हमारा एल्कोहलीय है। उसके बाद अगर रिएक्शन कराना हो तो उसके उबालने से क्या बनेगा? ये भैया बोल रहे हैं कि Br, उसके बाद K, ये हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया यानी कि KBr बन गया। उसके बाद हमारा बन जाता है H2O, ये OH, और इसमें से एक निकल के यहाँ आ गया तो हमारा H2O बन जाता है। H2O का निर्माण होता है। प्लस में हमारा ये कौन सा बचा? C2H4 बचा। C2 यहाँ पे लिखो बच्चा पार्टी, C2 और H4 इसका नाम होता है एथिलीन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल है। SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। कौन सा अवस्था है भाई? ट्रांजिशन स्टेट का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो क्लास को लाइक करते चलिएगा और PDF जितने भी बच्चे लेना चाहते हो तो कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे कि सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट चाहिए। मात्र 1999 में दिया जा रहा है बच्चा पार्टी। इसे पढ़ के आप अच्छे मार्क्स अभी से ला सकते हो, तो जरूर लीजिएगा सारे बच्चे। देखो SN2 क्रियाविधि में निर्माण हमारा संक्रमण अवस्था का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है।
ब्यूटेन टू ऑल एक प्रकार का क्या होता है? ब्यूटेन टू ऑल जो होता है ये बताओ जल्दी जल्दी से क्या है बच्चा पार्टी, फटाफट से आंसर दिखना चाहिए। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो 35 नंबर सवाल है, एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। सर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 35 नंबर सवाल का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल है आपके सामने, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है? अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक देखो ये हमारा अल्कोहल का है, उसके बाद ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये एल्डिहाइड का है और ये कीटोन का है। तो देखो कोई भी पूछे तो आप लोग लगा क्या होगे बच्चों, अभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होता है बच्चों? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, CH2OH होता है, उसके बाद हमारा CHOH होता है, फिर से क्या होता है? CH2OH होता है, ऐसे करके होता है स्ट्रक्चर। तो याद रखोगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो 38 नंबर सवाल है, लकड़ी स्प्रिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है उसका नाम है मेथेनॉल। क्या होता है बच्चा पार्टी? मेथेनॉल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल आपके सामने है, बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट प्राप्त होता है, फिनोल किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें बेकेलाइट प्राप्त होगा? जल्दी से बता दो 39 नंबर सवाल का जवाब। आप बताओगे सर फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच जो अभिक्रिया होता है उससे हमारा बेकेलाइट बनता है। तो देख लो फॉर्मल्डिहाइड किस में दिया गया, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल देखो, फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है किसका? फॉर्मेलिन जो होता है ये किसका व्यापारिक नाम होता है? ये हमारा होता है 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का, यानी कि आप कहोगे फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलियन हमारा फॉर्मेलिन कहलाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। फॉर्मेल्डिहाइड भी अगर यहां रहेगा तो आप लोग लगा के आओगे। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 41 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों और जल्दी से लगा दो। पूछा जा रहा है निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? वो कैनिजारो रिएक्शन होता है। कौन सा होता है सर? कैनिजारो अभिक्रिया होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 42 नंबर सवाल देखो, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है कौन है? कौन से भैया है जो कैनिजारो रिएक्शन को नहीं प्रदर्शित करता, उसका नाम बता दो भाई। वो एसिटल्डिहाइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु कैसा होता है? कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? आप बताओगे बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से बता दो। यही तो होता है सर। करेक्ट आंसर हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 44 नंबर सवाल देखो, पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहता है? तो उसमें रहता है 10% एसिटिक एसिड। क्या होता है सर? 10% एसिटिक एसिड होता है। 44 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और आगे बढ़े तो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न आ चुका है, ये रहा आपके सामने। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है? किसके द्वारा? ये होता हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा बच्चों। 45 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग डी लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। चलो बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलिएगा। जो जो बच्चे भूल गए हो क्लास को लाइक कर देना, तब पढ़ाने में बहुत ही मजा आता है बच्चों। देखो ऑयल ऑफ मिराबेन कहलाती है, क्या कहलाती है ये बताओ? नाइट्रोबेंजीन कहलाती है बच्चों। करेक्ट आंसर सी होगा 46 नंबर सवाल का जवाब। चलो 47 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो बहुत ही आसान सा प्रश्न आ चुका कि सर बेंजीन का सरल सूत्र आखिरकार होता क्या है? तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का निकल के आता है हमारे सामने। क्या बच्चा पार्टी? ये घर के जैसा स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। देखो ये एक हो गया, उसके बाद इसमें और इसमें, यानी कि अगर इस पे ये हमारा तो ये बेंजीन हो गया, लेकिन अगर इस पे OH लग जाए तो ये हमारा फिनोल हो जाता है, NH2 लग जाए तो एनिलीन होता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमारा जो होता है बेंजीन का सरल सूत्र पूछा गया जो कि C6H6 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल है, NH3 में N का संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। अमोनिया में N का तो वो sp3 होता है। क्या होता है बच्चों? sp3। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
49 नंबर सवाल है, फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनेगा? फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर हमारा जो बनता है वो बन जाता है बेंजीन। क्या होता है सर? बेंजीन होता है फिनोल का, यानी कि हमारा क्या होगा C6H5OH होता है, यही तो होता है सर। उसके बाद जस्ता के साथ यानी कि Zn के साथ उबालना है तो ये हमारा क्या बनता है बच्चों? C6H6 प्लस में H2 बनता है। ओके, चलो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम क्या होता है? अगर क्वथनांक पूछे तो 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री होगा, इसके ऐसे करके होगा, उसके बाद हमारा 3 डिग्री होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है, अंतर स्पष्ट करता है? जल्दी से बता दो 51 नंबर सवाल का जवाब। और आप लगा रहे सर वो फेलिंग विलियन होता है, करेक्ट आंसर ए होगा। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, इसी प्रकार हम आंसर को देखना चाहते हैं लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। क्या 52 नंबर सवाल है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसका नाम होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है सर? एडिपिक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी अभी से भी अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो और देख रहे हो बच्चों, मैं निवेदन करूंगा कि अभी से आप पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है भाई, एकदम लास्ट तक डटे रहना है और अच्छे नंबर लेके आना है एग्जाम में। इसलिए खूब मेहनत करो, सुबह में उठ के पढ़ो, मतलब कम से कम तो 10 घंटे पढ़ाई आप जरूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो तो। देखो एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? कम से कम जो कार्बन होने चाहिए वो हमारा कितना होता है? वो एक होता है C, उसके बाद एक होता है H, उसके बाद एक होता है कौन सा? वो होता है करेक्ट आंसर बी, यानी कि 3 कार्बन परमाणु इसमें होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? उसका नाम बता दो आप लोग। वो हो जाता है ग्लूकोज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है? वनस्पति कोशिका का जो आवश्यक घटक होता है उसका नाम होता है सेल्यूलोज। क्या होता है सर? सेल्यूलोज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सर्वाधिक मीठी शर्करा का नाम है फ्रक्टोज। याद रखोगे बच्चों, ये सब प्रश्न आता है एग्जाम में, इसलिए भूल मत जाना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या होगा? एमीन भी है और अम्ल भी है, यानी कि एमीन भी है और अम्ल भी है, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है? उसका केमिकल नाम रेटिनॉल होता है और ये रतौंधी वाला रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी? बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो 58 का क्या लगा रहे बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे। विटामिन B1 की कमी से हमारा जो होता है बेरी बेरी होता है। ये तो हमारा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी वाला पहले लगा दो, करेक्ट आंसर डी होगा। ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और रिकेट्स जो होता है ये हमारा किसके? विटामिन डी की कमी से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते? शरीर इसका निर्माण नहीं कर सकता, उसका नाम है विटामिन। क्योंकि विटामिन कुछ ही मात्रा में शरीर इसका निर्माण करते हैं और ज्यादातर विटामिन के लिए हम बाहरी चीजों को खाते हैं, भोजन जो करते हैं उससे हमें विटामिन प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। और 2 नंबर में भी पूछा गया कि विटामिन से आप क्या समझते हो, तो याद रखोगे 2 नंबर में पूछा जाता है, लिख देना। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। विटामिन को 2 प्रकार से विभक्त किया गया है, एक हमारा जल में घुलनशील विटामिन होता है, उसके बाद दूसरा हमारा वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स सी होता है, उसके बाद हमारा वसा में घुलनशील ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। इतना को याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये हमारा किस में होता है? ये जल में घुलनशील है और इसके बाद ये हमारा वसा में घुलनशील है। बच्चों याद रख
रखोगे, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित बहुलक है? संश्लेषित बहुलक का अगर बात हो ना बच्चों, यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर का बात हो तो नायलॉन लगाना, ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये सब हमारा जो होता है प्राकृतिक बहुलक होता है। कौन सा? प्रोटीन हुआ, रबर हुआ, सेल्यूलोज, ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। जबकि नायलॉन हुआ, नायलॉन 6 हुआ, ये सब क्या होता है? ये संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई, यानी कि बहुत सारे अगर मोनोमर मिल जाते हैं तो एक पॉलीमर का निर्माण होता है, यानी कि मोनोमर होगा छोटी इकाई। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है एक टेरिलीन एक रेशा है, यानी कि टेरिलीन जो फाइबर होता है वो कैसा होता है? टेरिलीन की बात हो तो वो हमारा सिंथेटिक होता है, कृत्रिम होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। लेकिन बच्चों अगर उसी जगह ऊन हो, ऊन जो एक रेशा होता है वो हमारा प्राकृतिक होता है। ऊन कैसा होता है बच्चों? ये प्राकृतिक रेशा है। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी एक बार चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा आंसर को। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? मीठा भी करता, सैकरीन है, एस्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा सर? 64 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 65 नंबर सवाल है, देखो पूछा जा रहा है अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एनाल्जेसिक के रूप में जो उपयोग होता है वो मॉर्फिन का होता है कि नहीं बच्चा पार्टी? मॉर्फिन का मतलब जब ज्यादा दर्द हो, मतलब उसको निवारण के लिए मॉर्फिन का यूज किया जाता है। 65 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 66 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या वेलियम का उपयोग होता है किसके रूप में? वेलियम मतलब मानसिक तनाव को दूर करना, चिंता को दूर करना, वो होता है हमारा कौन सा? उपशामक के रूप में। करेक्ट आंसर डी होगा। 66 नंबर सवाल का जवाब याद रहेगा कि नहीं बच्चा पार्टी? बैक्टीरिया ये सब तो हमारा नहीं होता। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 67 नंबर सवाल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होता है वो कौन सा होता है? जल्दी से बता दो बच्चों। वो जो हो जाता है वो होता है क्लोरमफेनिकोल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 67 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्राजिन एक दवा है जिसका प्रयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? हाइड्राजिन दवा का जो उपयोग होता है वो हमारा होता है टीबी के उपयोग में, यानी कि क्षय रोग जिसे बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये टाइफाइड मत लगा देना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? ज्वर को कम करना है, ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सभी सर पूछने वाली बात है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो, विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी अभी तो हमने बताया, इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसकी कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये तो हमने बता चुका है बच्चा पार्टी, भूल कैसे सकते हो आप लोग? चलो 71 नंबर सवाल देखो, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिस्टल है? और ये फिजिकल केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दो, बहुत आसान है। देखो हीरा की बात हो ना बच्चा पार्टी, हीरा जो होता है ये हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल है। कैसा? कोवेलेंट क्रिस्टल है। 71 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग बी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो। ये रहा NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? सोडियम क्लोराइड में क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित, यानी कि FCC में बच्चा पार्टी। अगर BCC की संरचना पूछे, BCC में पूछे बच्चा पार्टी तो क्या लगाओगे? यानी कि CHCl। ये तो हमारा NaCl हुआ। ये तो NaCl यानी कि NaCl कैसा होता है? FCC होता है। उसके बाद अगर हो CSCl यानी कि सीजियम क्लोराइड, तो बच्चा पार्टी ये हमारा BCC में हो जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा वाला प्रश्न हर एक बार देखा जाता है तो याद रखोगे आप लोग। चलो 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस कहने का अर्थ है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि कांच होता है। क्या होता है सर? कांच। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल देखो, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अगर HCP में अगर परमाणु पूछे तो वो हमारा 6 होता है। अगर HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 75 नंबर सवाल है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? ये सब बच्चा पार्टी आपको भूलना नहीं है कि सर क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सहसंयोजक क्रिस्टल, आयनिक
क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, कितना हुआ 4 प्रकार के, करेक्ट आंसर ए होगा। लेकिन उसी जगह अगर मूल क्रिस्टल पूछे बच्चा पार्टी, क्या पूछेगा आपसे, अगर मूल क्रिस्टल तंत्र पूछे, मूल क्रिस्टल तंत्र पूछे तो आप 7 लगाओगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल है 76 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, भाई नहीं है, वो विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो है ये क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर सवाल आपके सामने है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, उसका नाम होता है ऑर्थोरोम्बिक। क्या होता है सर, ऑर्थोरोम्बिक, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, 2 नंबर में भी ये प्रश्न पूछेगा आपसे तो आप लगा के आओगे, एकदम आसान से लगा के आओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी द्रव में किसी गैस के विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, ये किसका नियम होता है, ये पूछा गया आप लोगों से, तो बता दो 78 का, ये हमारा हेनरी का नियम है। सर किसका नियम है, हेनरी का नियम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, P बराबर जो होता है वो हमारा KHX होता है। P बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हो, P बराबर हमारा होता है KHX होता है। KH क्या है सर, ये हमारा कांस्टेंट, यानी कि जिसे हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर सवाल है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म हुआ है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये 4 एग्जांपल है इसका। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल है 80 नंबर सवाल है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका उदाहरण होता है हिमांक का अवनमन। इसका कारण क्या है बच्चों, हिमांक का अवनमन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, और जितने भी बच्चे अभी तक भूले हुए क्लास को लाइक कर लिए, फटाफट से कर लेना बच्चों। देखो 81 नंबर सवाल है, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम में झिल्ली से निकल पाते हैं। अर्धपारगम में झिल्ली से निकल पाते हैं विलायक के कण, कौन से कण है भाई, विलायक के अणु है। 81 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 82 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, जिसका वांट ऑफ फैक्टर का मान अधिकतम हो उसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। यानी कि K2SO4 की बात करें बच्चा पार्टी, K2SO4 में वो हमारा हो जाता 3 वांट ऑफ फैक्टर सबसे अधिक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 82 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो 83 नंबर सवाल है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, करेक्ट आंसर ए होगा। 83 का क्या लगा रहे हैं बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो 84 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो आ गया हमारे सामने प्रश्न की शुद्ध जल का पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 होता है। ये सब आसान प्रश्न है बच्चों, घबरा मत जाना, भूल मत जाना। चलो 85 नंबर सवाल देखो, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। आयनीकरण का सिद्धांत दिया गया सर आर्हेनियस साहब के द्वारा। और आर्हेनियस का समीकरण जानते हो क्या बच्चा पार्टी, एक बार लगा दो तो चैट सेक्शन में, वो हमारा होता है K बराबर AE माइनस EA बटा में RT। क्या होता है, K बराबर AE माइनस EA बटा में RT, ये याद रखोगे। समीकरण पूछा जाएगा आप लोगों से तो लगा के आओगे, वैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ध्यान में तो रखना पड़ेगा ना। 86 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। विलियन में विद्युत का संचालन करना वो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और ये हमारा वैद्युत अपघट्य जिसे बोलते हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 87 नंबर सवाल है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा, वो हमारा Mg होता है। क्या होता है सर, Mg, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके बच्चों, क्योंकि ये इसका जो ऑक्सीकरण होता है वो कितना होता है आपको पता है क्या, वो हमारा प्लस में होता है 2.37 होता है, इसका सबसे अधिक होता है। वैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर का कितना होता है, वो हमारा होता है 0.34 होता है। उसके बाद जिंक की भी बात किया जा सकता है, जो जिंक में होता है 0.76 होता है। उसके बाद Ag की बात हो तो 0.80 होता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो 88 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो होता है ये हमारा हो जाता है ईंधन सेल। कैसा होता है सर, ईंधन सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल मतलब जिसका चार्ज करने के बाद फिर उपयोग कर सकते हैं, मतलब चार्ज करते रहे और उपयोग करते रहे, पुनः उपयोग कर सकते हैं, वो हमारा द्वितीयक सेल। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी हुआ, मोबाइल का बैटरी हुआ, ये सब क्या है, चार्जेबल है, चार्ज कर सकते हैं इसे। प्राथमिक सेल मतलब है कि एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे टॉर्च का बैटरी हुआ, कभी चार्ज होता है क्या बच्चों, वही वाला बात हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 89
99 नंबर सवाल देखो, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं एल बटा में। ये कहां दिया गया? करेक्ट आंसर ये होगा। इसे हम लोग जी नोट के द्वारा भी सूचित करते हैं या फिर एक्स के द्वारा भी सूचित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल देखो, सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 90 नंबर सवाल का जवाब। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल देखो, 91 नंबर सवाल है कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है? बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल है, उत्प्रेरक की व्याख्या में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी? उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, डिक्रीज होती है बच्चों। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को क्या कहते हैं? वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगर इस पे अगर ये कुछ कोटि ऐसे करके दिया रहे बच्चा पाठी, इस प्रकार इस पे +2 दे दे, उसके बाद हमारा बी में क्या दे दे, मैं ये 1 दे दे, इस प्रकार के अगर समीकरण दिए रहे, इसमें पूछेगा अभिक्रिया की कोटि कितना होगा, इस पे जो भी पावर होगा उसको जोड़ देना, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। यही सब होता है बच्चों। ओके, और अनुक्ता का अधिकतम मान 3 होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे, ये एक प्रकार का सैद्धांतिक मान होता है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 94 नंबर सवाल है कि भौतिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। करेक्ट आंसर ये होगा। और बच्चा पार्टी मैं बता दूं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर को जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करे, तो लिखना तो पड़ेगा ना। वैसे 2 और 5 नंबर दोनों में ये आ सकता है। चलो, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में जिस एंजाइम का उपयोग होता है उसका नाम है डाइस्टेज। क्या होता है? डाइस्टेज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चा। ये रहा आपके सामने। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? N2O। कौन सा होता है सर? N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कितना होता है सर? 22.4 लीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल है, रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? रक्त पर ऋणात्मक आवेश है। करेक्ट आंसर बी होगा। र से रक्त याद कर रख लो और र से ऋणात्मक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 99 नंबर सवाल है, दूध एक उदाहरण है किसका? दूध एक उदाहरण है सर, ये इमल्सन का। किसका सर? इमल्सन का। करेक्ट आंसर डी होगा, पायस जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। बता दो, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी किलो जूल पर मोल में, वो हमारा 20 से लेके 40, उसके बाद किलो जूल पर मोल होता है। ऐसे करके होता है बच्चा पार्टी, लिख लो, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 100 का क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बच्चा पार्टी कमेंट करके बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और इस 100 ऑब्जेक्टिव एकदम याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से ही बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, और जितने भी बच्चे अभी तक वो पीडीएफ नहीं लिए हो, तो भाई मैं यही अनुरोध करूंगा कि उसे लेके अच्छे से एग्जाम तक में खत्म कर लो ना भाई। उसके बाद जो कुछ भी नहीं पढ़े हो वो भी अच्छे मार्क्स अभी से पढ़ के ला सकते हो। तो कॉल करिएगा कि 70 70 82 16 85 नंबर पे स्क्रीनशॉट ले लेना। मात्र 199 में आपको बहुत ही कम चार्ज है भाई, 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं है। कॉल करिएगा सर हमें 199 वाला पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा।